Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are going to discuss 10 most important questions based on economy. तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज, वो हम देखते जाएंगे कि कौन से पोर्शन से है, कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है हमारे सिलेबस का। तो इकोनॉमी में बेसिकली आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको बिल्ड करने होते हैं वो करंट अफेयर्स को समझने के लिए। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपको बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ जब पढ़ते होंगे तो CRR, SLR, ये सब टर्म्स जो है समझ में नहीं आती होगी। जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उसके बाद ये टर्म्स जो है ईजिली आप स्किप कर देते कि हाँ CRR इतना है। पहले तो फुल फॉर्म्स में भी हमें डिफिकल्टी होती है। तो ये सारा आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये बिल्ड करने के लिए हम ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथ में करंट अफेयर्स के कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप पे कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर आपका मिक्स हो सकता है, तो ये सारे तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे इस सीरीज में। तो आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये शेड्यूल देख लीजिए जो आपका वीकली शेड्यूल है। तो वेडनेसडे को आज हम इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड लेक्चर्स, और वैसे ही डेली 10 MCQs में डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डेज पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। NCERT हम जब स्टार्ट करते ही है इकोनॉमी के लिए तो वहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन को हमें देखने को मिलता है, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ? स्पर मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करेगी, बढ़ाएगी। तो ये आपको नीचे मेजर्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है ट्रांसपेरेंट एंड हैसल फ्री लैंड एक्वायरिंग। सेकेंड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। थर्ड है आपका लोअर इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। फोर्थ है डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। तो आपके पास कोड गिवन है नीचे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इनमें से कौन से फैक्टर्स बढ़ाएंगे ये आपको बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आपका लैंड से रिलेटेड है। तो अगर किसी ने इकोनॉमी ऐसे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ी हो तो भी ये आंसर जो है किया जा सकता है। लैंड से रिलेटेड, दूसरा है स्किल्ड लेबर से रिलेटेड है, अब लोअर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, ठीक है, और इफेक्टिव डिमांड से रिलेटेड है। तो अब आपको एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट में आपका क्या है, अगर किसी बिजनेस को करने के लिए आपको एक लैंड चाहिए और आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बिना किसी रुकावट के हैसल फ्री वो लैंड मिल रहा है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि फिर आपके जो है प्रोसेस में कम इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है। तो आपको आसानी से लैंड मिल जाएगा, आप आसानी से उस पर ऑफिस बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, तो ये भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है स्किल्ड लेबर। तो आपकी स्किल्ड लेबर होगी आपके पास काम करने के लिए, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड आपका है लोअर इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट में क्या है आपका कि आपके बैंक आप लोन लेने जाते हो, कोई भी बिजनेस करना है लोन लेने जाते हो, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट लोअर है तो ज़्यादा लोग लोन लेने जाएंगे, या फिर ज़्यादा लोग जो सोच रहे होंगे अभी बिजनेस करने का वो लोन लेने जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तीनों हैं आपके। फोर्थ आपका है डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो फिर आपका क्या है, कैसे काम चलेगा, क्योंकि डिमांड तो आपकी हाई चाहिए तभी बिजनेसेस सेटअप होंगे, तभी एक कपड़े की फैक्ट्री मान लो, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कपड़े की फैक्ट्री या कि कोई ऐसी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। पर अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ स्पर होगा, फैक्ट्रीज फिर से लगेंगी। तो यहाँ पे आपका जो है फोर्थ इनकरेक्ट है, बाकी 1, 2, 3 है, इनसे सबसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। तो आंसर आपका है 1, 2, 3। तो हमने डिस्कस किया जैसे हमने लैंड से रिलेटेड, स्किल्ड लेबर से रिलेटेड डिस्कस किया है, वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अब लोअर इंटरेस्ट रेट है, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया है, वो बेटर बिजनेस देते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब आपका क्या होता है, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर ह्यूमन कैपिटल है वो आपका कैपिटल में काउंट होता है। तो इससे क्या होता है, आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आती है और ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगता है, तो जॉब क्रिएशन और ग्रोथ आपकी इससे बढ़ती है। दूसरी तरफ जब हाइयर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी अप हो जाती है, क्योंकि वही मुझे ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, तो मैं अपनी जो सर्विसेज है वो भी ज़्यादा उसमें दूंगा, मेरी प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा महंगा बनेगा। तो इसीलिए इसको इन्वेस्टर अवॉइड करते हैं कि जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो ये वेंचर स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने देखा इंटरेस्ट रेट का ये इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। फिर आपका है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटल फॉर्मेशन की हमने बात की है, तो 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम NCERT में भी पढ़ते हैं वो है आपका लैंड, लेबर और कैपिटल, जो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अब ये तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए इकोनॉमी की,
ठीक है जी। तो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हमने पढ़ा कि कम इंटरेस्ट रेट होता है तो हम ज़्यादा लोन लेने जाते हैं, हम मतलब बिजनेसमैन इन्वेस्टर जो होते हैं, और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है लोन नहीं लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है रियल जीडीपी मेजर्स इकोनॉमीज टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर taking into account changes in price levels. Second है real GDP can never be more than nominal GDP. तो which of the above statement is or are correct? तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं और वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी दी है वो आपकी रियल जीडीपी से रिलेटेड है। रियल जीडीपी की अब आपको डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, इकोनॉमी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे तो आपके एग्जाम में इजीली आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो रियल जीडीपी के यहाँ पे डेफिनेशन ही आपको एक तरीके से दी है, वो आपको पता है तो आप इस आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो रियल जीडीपी में आपका क्या है, टोटल गुड्स और सर्विसेज होते हैं एक गिवन ईयर में, और आपका जो है चेंजेस है प्राइस लेवल में उसको भी माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो क्या ये सही है, ये आप बताएंगे आंसर देके। तो सेकंड आपकी है रियल जीडीपी जो है वो मोर देन नॉमिनल जीडीपी नहीं हो सकती। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया नॉमिनल जीडीपी। अब आपको दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, रियल और नॉमिनल जीडीपी के। तो नॉमिनल जीडीपी आपकी क्या है वो हम देखेंगे। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर है आपका ए। तो यहाँ पे रियल जीडीपी की डेफिनेशन बिल्कुल सही है, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट है। अब यहाँ पे आपका क्या है, जीडीपी कंपैरिजन ईयर बाय ईयर है वो हम कर सकते हैं रियल जीडीपी के केस में, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को हमने काउंट किया होता है। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई, ठीक है, महंगाई आपको पता है इन्फ्लेशन चलती रहती है, तो उसको भी जिसमें काउंट किया है उसको रियल जीडीपी कहते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस जीडीपी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपका इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका मेजर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी पे। अब आपका रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट लेता है, हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट आपका है अगर इन्फ्लेशन पॉजिटिव हुई तो आपका रियल जीडीपी लो देन नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है। रियल जीडीपी कम होगा नॉमिनल जीडीपी से अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिव हुई, ठीक है। अब सेकंड केस क्या आता है, जब आपकी इन्फ्लेशन नेगेटिव हुई मतलब डिफ्लेशन हुई, तो आपकी रियल जीडीपी ज्यादा होगी नॉमिनल जीडीपी से। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट में गिवन था कि कैन नेवर बी मोर देन नॉमिनल जीडीपी, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई और फर्स्ट आपकी करेक्ट हो गई। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में आपको पता चलता है जीडीपी के डिफरेंसेस, रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन किस में काउंट होती है किस में नहीं काउंट होती है। तो यही कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है ये आपको बिल्ड करनी है इन क्वेश्चंस के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। आपका कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है द कोड अप्लाइज कंपनीज टू कंपनीज एज वेल एज टू इंडिविजुअल्स। सेकंड है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एडमिनिस्टर द रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड मैनेज द एसेट्स ऑफ द डेटर। थर्ड आपका है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ओवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट ध्यान से मार्क कीजिएगा, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है, ये तीनों आपकी इन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में है जो कि 2016 में आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा था कुछ टाइम पहले भी, और एनपीएस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनकी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो इसी के लिए आपके ये जो आईबीसी है इसके आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए, और करंट अफेयर्स में ऐसे जो कोई बॉडी बनी है, कोई नया कोड बना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपसे बोला है कि कोड जो है वो कंपनीज इंडिविजुअल्स दोनों को अप्लाई करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आपको बोला है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो रेजोल्यूशन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करते हैं, हाँ जी यही उनका काम है, और एसेट ऑफ द डेटर को मैनेज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सेकंड भी आपका करेक्ट है। थर्ड आपका है बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो अब ये जो बोर्ड है ये आपका इसी कोड के अंदर क्रिएट हुआ है और ये रेगुलेट करता है इन सबको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, प्रोफेशनल एजेंसीज को और आपकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को, ठीक है जी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बना है।
तो इसका आंसर है आपका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। तो ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट्स है जो आपको किसी भी इस तरह का कोड आया है, कोई नया बिल आया है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछने के काफ़ी चांसेस है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपकी 2016 में ये कोड आया था और ये कंपनी इंडिविजुअल दोनों को अप्लाई करता है। अब आपकी प्रोसीडिंग्स जो है रेजोल्यूशन के, वो आपकी NCLT जिसको कहते हैं नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, ये एडजुडिकेट करती हैं, और कंपनीज के लिए आपकी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ठीक है जी। कंपनीज के लिए आपका NCLT है, ये आपने काफ़ी करंट अफेयर्स में नाम सुना होगा, और इंडिविजुअल के लिए आपका डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, तो ये भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो आपका नेक्स्ट है जो है प्रोफेशनल्स, उनको मैनेज करते हैं वो आपके लाइसेंस प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है जी। और ये सारे क्या करते हैं, आपका रेजोल्यूशन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज करते हैं। डेटर क्या, जिसने उधार लिया है उसके एसेट्स को, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या, जिन्होंने उधार दिया है, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, किसको उधार देना है किसको नहीं देना है, क्रेडिबिलिटी पता हो। तो ये हमारा कोड है, और ऐसे ही ये बोर्ड हमने डिस्कस कर लिया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बना है इस कोड के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो MSP काफ़ी न्यूज़ में बना होता है, इंडिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मेजर पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर से में इन्वॉल्व है, इसीलिए हम जो है इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहता है। तो अब द MSP इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स and is based on the calculation of at least 1.5 times the cost of production incurred by farmers. Second है, the MSP is fixed twice a year on recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे MSP के बारे में हमें नॉर्मली पता है कि MSP आपका क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, फार्मर्स को मिलता है, पर इसके जो आपके प्रोविजंस है वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके 1.5 टाइम्स जितना फार्मर्स का खर्चा हुआ है, उससे 1.5 टाइम्स जो है उन्हें MSP मिलना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। सेकंड आपका है, MSP जो है वो ट्वाइस फिक्स करते हैं, और कौन फिक्स करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप आंसर वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, आपका ट्वाइस अ ईयर ही फिक्स होता है, एक खरीफ क्रॉप के लिए और एक रबी क्रॉप के लिए। तो रबी आपका विंटर क्रॉप होता है, खरीफ आपका है जो आपका समर क्रॉप भी कहा जा सकता है, या फिर जो आपके रेनी सीजन में होता है। तो ये इस तरीके से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। और इसके जो प्रोविजंस हैं वो ये है कि ये रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के थ्रू ही रेकमेंड होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस क्वेश्चंस में, ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी देखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका C, दोनों ही आपके करेक्ट है। तो आपका एटलीस्ट 1.5 टाइम्स उनको देना ही होता है हमें। और आपकी ये कमेटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कमेटी आपकी रेकमेंड करती है 2 सीजन के लिए, मतलब ट्वाइस। तो ये छोटे छोटे प्रोविजंस है, आपने अब एक बार ही पढ़ लिया, आपको याद हो जाएंगे। और आपको कहीं इस तरह का कोई पॉइंट देखने को मिला तो आप कंसिडर करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में आपको यही है कि करंट और कंसेप्चुअल पार्ट को आपको कैसे कंबाइन करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिफ्थ आपसे पूछ रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये अब हम टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रियल जीडीपी हमने डिस्कस की, नॉमिनल जीडीपी डिस्कस की, अब जीडीपी डिफ्लेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, एक मेजर है, इज अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू domestically produced final goods and services in an economy in a year। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली। सेकंड है, अनलाइक CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द जीडीपी डिफ्लेटर इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड आपका है, व्हेन जीडीपी डिफ्लेटर इज नेगेटिव इट नेसेसरली मीन्स दैट देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको बताना है। कोड आपको नीचे गिवन है, वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है जीडीपी डिफ्लेटर की, जो बिल्कुल सही है। सेकंड आपको दिया है कि सीपीआई की तरह बिल्कुल भी नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर जो है फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, वो फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स पे डिपेंड नहीं करता है, बेस्ड नहीं होता है। थर्ड आपका है, जीडीपी डिफ्लेटर जो जब नेगेटिव होता है, अब मैं आपको पहले आपको बता दूं जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, वो एक रेशो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। जैसे हमने पीछे नॉमिनल और रियल जीडीपी पढ़ा है, वो आपका जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू रियल जीडीपी
नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है। तो ये इसका रेशो है। तो आपका क्या है, जब ये नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब है, इन्फ्लेशन है। जी नहीं, जब ये पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब है इन्फ्लेशन है। जब ये नेगेटिव होता है तो मतलब आपका क्या है, इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है। तो इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा है कि रियल जीडीपी में जो आपकी इन्फ्लेशन काउंट हो रही है और नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन हम काउंट नहीं कर रहे, तो इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर में भी इन्फ्लेशन का पैरामीटर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपका आंसर है सी। तो अब जीडीपी डिफ्लेटर का हमने डेफिनेशन देख ली, तो फर्स्ट पॉइंट इसलिए सही है। सेकंड है आपका जीडीपी डिफ्लेटर है, ये सीपीआई की तरह आपका प्राइस, मेजर ऑफ प्राइस है, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काउंट करता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या है, एक पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर मान के सारी कैलकुलेशंस किया जाता है, उसको बेस ईयर कहते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन मेजर है सीपीआई से। तो सीपीआई आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें एक बास्केट ले लेते हैं प्रोडक्ट्स की और हम उससे इन्फ्लेशन मेजर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपका डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर है, इसको और कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है क्योंकि ये फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स पे बेस्ड नहीं है, ठीक है, और आपका सीपीआई है। तो ये डिफरेंस आपका जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में भी माना जा रहा है। फिर आपका क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर जब नेगेटिव होता है तो नॉमिनल जीडीपी लेस देन रियल जीडीपी होती है, ठीक है, और इसका मतलब है इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ रही है, क्योंकि आपको पता है आपका रियल जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन को अकाउंट में ले रहा है। अब इन्फ्लेशन ही आपकी जो है इन्फ्लेशन ही नहीं है तो आपका नॉमिनल जीडीपी जो है लेस होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये आप रिवाइज करते हैं मल्टीपल टाइम तो ये बहुत इजी लगने लगते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो आपने काफी न्यूज में भी सुना होगा, आपको पता भी होगा इसका आंसर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कोड आपको गिवन है, वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। अब बैंकिंग में जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक को ऑब्लिगेशन दी होती है कि ये परसेंटेज ऑफ लोन जो है आपको इन सेक्टर्स को देना है, ठीक है। तो आपके वो सेक्टर्स क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोन्स आपके किस किस सेक्टर को मिलते हैं वो आपको बताना है, एक पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछा है, तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सब आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आपका पता है कि प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक इंपॉर्टेंट कंसिडर करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि बेसिक नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो बैंक्स आर मैंडेटेड, ठीक है, उनके लिए ऑब्लिगेटरी होता है कि उनको करना ही है इन सेक्टर्स में ग्रोथ, ठीक है। तो क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगी, जब बैंक्स क्रेडिट देंगे लोन्स की फॉर्म में। अब आपके कैटेगरीज क्या है प्रायोरिटी सेक्टर्स की, ये एग्रीकल्चर हमें पता है बेसिक नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी एमएसएमईज और एग्रीकल्चर में क्या है, काफ़ी जॉब क्रिएशन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। और एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी लिस्ट है आपकी जो प्रायोरिटी सेक्टर में आती है और इनके लिए कंपल्सरी है बैंक को कि लोन देना है ही, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टर्म बैंक रन। आपका फर्स्ट है, द नेट बैलेंस ऑफ मनी अ बैंक हैज इन इट्स चेस्ट एट द एंड ऑफ द डेज बिजनेस। सेकेंड ऑप्शन है, अ पैनिक सिचुएशन व्हेन डिपॉजिट होल्डर्स स्टार्ट विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स। थर्ड है, द रेशियो ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स एंड इट्स टोटल लाइबिलिटीज। फोर्थ है आपका, द पीरियड इन विच अ बैंक क्रिएट्स द हाइएस्ट क्रेडिट इन द मार्केट। तो आपका बैंक रन, तो ऐसी जो टर्म्स हैं आपकी वो पकड़ के भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली हम ये टर्म्स जो हैं आपकी न्यूज में देखते हैं या फिर अपने इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं। तो बैंक रन का क्या मतलब है, ये बैंक रन टर्म जो है बहुत पहले से इंट्रोड्यूस है। आपने यूएस का जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ है उसके बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो तब से आपकी ये टर्म है, क्या है देखते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसका आंसर है आपका बी, अ पैनिक सिचुएशन व्हेन डिपॉजिट होल्डर्स स्टार्ट विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक्स। अब मेरा
पैसा है वो बैंक में पड़ा है, अब मुझे कहीं से पता चलता है कि बैंक डूबने वाला है, बैंक डूबने वाला है का क्या मतलब है कि आपके बैंक जो है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। उसके पास लिमिटेड मनी होती है, उसके पास डिपॉजिटर्स की मनी है, हमारी मनी है जो हम बैंक में एफडीज के तौर में, सेविंग अकाउंट के तौर पे डिपॉजिट करते हैं। अब बैंक उस मनी को अपने पास थोड़ी ना रखता है, बैंक उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखेगा और बाकी पोर्शन वो लोन्स की फॉर्म में और लोगों को दे देगा, ठीक है। तो बैंक के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा ही पैसा होता है, तो अगर सारे डिपॉजिटर्स जो है वो अपने पैसे मांगने आ गए तो बैंक आपके पैसे नहीं दे पाएगा। तो अगर किसी ने खबर फैला दी कि आपका, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि बैंक डूब रहा है या फिर बैंक जो है पैसे नहीं दे पाएगा, तो सारे लोग क्या है बैंक की तरफ भागेंगे, क्योंकि सभी सेफ रहना चाहते हैं, सब सोचते हैं हम अपने पैसे निकाल लेंगे। तो इस सिचुएशन से क्या है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और हर डिपॉजिटर जो है वो बैंक के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। तो इसको कहते हैं बैंक रन, तो इसको ये टर्मिनोलॉजी दी है। तो यहाँ पे ये कैश विड्रॉ करने लग जाते हैं लोग। अब बैंक के पास तो थोड़ा ही रिजर्व होता है पैसों का अवेलेबल एट अ टाइम, तो वो थोड़े शुरू के लोग कर देते हैं अपना, और बाकी के लोगों को पैसे ही नहीं बचते। तो इसीलिए आपका ये टर्म्स है इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह की और भी टर्म्स आप करंट अफेयर्स में देखें या फिर इकोनॉमिक सर्वे में देखें तो उन्हें ध्यान में रखें। तो ये आपका इनसफिशिएंट आपका ये है इसीलिए क्योंकि लोगों को डर होता है कि बैंक के इनसफिशिएंट फंड्स हैं और वो डिपॉजिटर्स जो है बैंक डूब रहा है तो हमें वो भी नहीं मिलेंगे। जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं अपने अपने बैंक से। तो इससे क्या होता है आपका जो है इकोनॉमी फॉल हो जाती है, बैंक फॉल हो जाता है। अब सिमिलर सिचुएशन आपने देखी थी जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस में, और इस टाइम तक अभी तक जो है आपका 300 से ज़्यादा बैंक जो है इसी तरह से आपके फॉल हो गए हैं। तो ये आपका है बैंक रन। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एंजल इन्वेस्टर्स। तो काफ़ी करंट अफेयर्स में भी आपने सुना होगा एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। अब बेसिक डेफिनेशन हमें इसकी पता होती है, बट इसके और क्या पॉइंट्स से रिलेटेड वो भी हमें पता होना चाहिए। अब फर्स्ट आपके सच इन्वेस्टर्स आर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग द बिजनेस सक्सीड रेदर देन रीपिंग अ ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है कंसेप्चुअली इन प्रॉफिट मोटिव दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। अब आपको करेक्ट कोड बताना है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो एंजल इन्वेस्टर के बारे में करेक्ट है। तो सेकंड आपका जो है कि वो ऑपोजिट है वेंचर कैपिटलिस्ट से, तो इसके लिए आपको वेंचर कैपिटलिस्ट पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, आप लोग वीडियो पॉज करके मार्क कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन है सी, दोनों ही आपकी करेक्ट है एंजल इन्वेस्टर के बारे में। अब एंजल इन्वेस्टर क्या है, जैसे कि इसका नाम डिपिक्ट कर रहा है, तो ये जो है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं जो इन्वेस्ट करते। वेंचर कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर कुछ भी हो सकता है, मेरा फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो बेसिकली उनका मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसीलिए उनको ये नाम दिया है। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस है एंजल इन्वेस्टर्स की। नेक्स्ट देखते हैं हम 9th क्वेश्चन है आपका आरबीआई कैलकुलेट्स 4 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब बेसिकली आपको जो है आप नैरो मनी ब्रॉड मनी में डिवाइड करते हैं M1, M2, M3, M4 को। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नैरो मनी कौन सी है इनमें से और ब्रॉड मनी कौन सी है। तो ये आपकी बेसिकली डेफिनेशंस गिवन है। अब इतना बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपको इनकी डेफिनेशंस पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है M1 में क्या है, M1 में आपके क्या है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो अगर M1 की डेफिनेशन में ये तीनों है तो ये करेक्ट है, ठीक है, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। सेकंड आपका है M2 में क्या है M1 एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। थर्ड में है M1, M3 इंक्लूड सम ऑफ M1 एंड M2, M4 इंक्लूड्स द सम ऑफ M3 एंड डिमांड एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है, बाकी 3 इसमें करेक्ट है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर है आपका सी। तो M3 आपका सम ऑफ M1, M2 नहीं होगा, अदरवाइज देखने में आपको लगता है कि M3 जो है ऊपर के 2 का सम होगा, तो नहीं होगा। M3 की डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ देखते हैं, M1 का सम और टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, ठीक है, बैंक में जो भी टोटल डिपॉजिट्स है चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो टाइम डिपॉजिट हो वो आपका M1 के साथ मिला के बनाता है M3। तो यहाँ पे M2 का कोई भी रोल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा आपका पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब ये कंपोनेंट्स कैसे आए थे, सेकंड वर्किंग ग्रुप से आए थे मनी स्टॉक
के ऊपर जो बना था, आरबीआई ने सेटअप किया था 1972 में, और थर्ड वर्किंग ग्रुप है उसने सबमिट किया, और उसके बाद से आपके कंपोनेंट्स हो गए M0, M1, M2 एंड M3। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी पुरानी। तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारे इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रेटन वुड ट्विंस। तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन ये है, आई होप सब इसको आंसर करें। तो आपके ऑप्शन है IMF एंड WTO, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्रेटन वुड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, आप लोग पॉज करके आंसर कर सकते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां के 2 आउटकम्स निकले थे, उनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। तो इसमें आपके ऑप्शंस गिवन है, आंसर आपका है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो इसका आंसर है आपका C। तो ये एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड बाय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। तो इतना पहले हुई थी, इंडिया तब आज़ाद भी नहीं हुई थी, तब आपका ये बॉडीज बन चुकी है। अब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो है, इनको कहा जाता है ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है जी, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो हमने देखा इसमें कि कैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर मिला के जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।